हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। और ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसका आज हम परिचय और इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनका यूज़ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होगा। तो स्टूडेंट्स वो चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसकी बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो एग्जिस्ट होती हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसके अंदर दो टाइप्स के नंबर आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हालांकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इनके अंदर सभी प्रकार के नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याओं को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, जिन नंबर्स को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त कर सकें और जहां q की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 हो। ठीक है, और p q आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, जिसके अंदर प्लस के नंबर भी आते हैं, माइनस के नंबर भी आते हैं और जीरो भी एग्जिस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारी होती है परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने 2/3 ले लिया, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। 4/5 ले लिया, तो ये सभी हमारी परिमेय संख्या है जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है, इसको हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को r माइनस क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है, और इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। √2 का जो मान होता है अंकिक मान, तो 1.414, और ये ऐसे करके चले चले जाते हैं नंबर। ठीक है, यानी कि एंड नहीं होता। ठीक है, ऐसी तरीके से आपका √3 हो गया, जिसकी वैल्यू 1.732 डॉट 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 आगे तक। तो ये जो रूट के नंबर होते हैं स्टूडेंट, ये सभी हमारे अपरिमेय संख्या है, और इनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके, इतना हमने जान लिया। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं इसके अंदर टर्मिनेटिंग होता है। एक तो टर्मिनेटिंग, हालांकि बहुत डीप की बात है, इतना आपसे चैप्टर के अंदर नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता जरूर होना चाहिए। शांत, ठीक है, बोलते हैं इसे हम। ठीक है, और इसके अंदर एक और आता है परिमेय के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अशांत, हिंदी में आवृत्ति। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याओं के अंदर ये दो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और मैं आपको अगर एग्जांपल देके बताना चाहूँ, तो जैसे टर्मिनेटिंग, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, जो डिवीजन के बाद में, ठीक है, वो पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, वो तो होगा हमारा टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो जो डिवाइड है, ठीक है, वो जो अगर हम कोई फ्रैक्शन ले उसका डिवाइड करें तो वो मतलब एक तो रुके ना। ठीक है, और रिपीटिंग, उसके अंदर डिजिट्स रिपीट हों। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया आपका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 1/3। ठीक है स्टूडेंट, अब आप जब डिवाइड लगाएंगे तो 0.33 देगा ये, और ये आपका चलता ही रहेगा, एंड नहीं होगा। और इसके अंदर 3 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका टाइप हो गया आपका अशांत आवृत्ति। अशांत होगा क्योंकि चले जा रहा है, एंड नहीं हो रहा। आवृत्ति का मतलब क्या होगा कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये जो टाइप होता है ना स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं हम एक तो अशांत, ठीक है, अशांत अनावृत्ति। ये जो √2 √3 को क्या बोलेंगे हम, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अशांत का मतलब ये डिवाइड कभी भी एंड नहीं होता, और अनावृत्ति का मतलब इसमें डिजिट्स का जो पैटर्न होता है स्टूडेंट्स, वो कभी भी रिपीट नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वैसे ये इतना डीप में आपका आएगा नहीं, बट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए, आपकी एक प्रमेय दी हुई है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, एलसीएम एचसीएफ वगैरह।
ठीक है। और इसका जो बेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं ये प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य को इंग्लिश में कोप्राइम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और ठीक है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको आगे डिफाइन करूंगी क्या होते हैं भाज्य संख्याएं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताऊंगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे कि ये आपका देखिए ये 140 है ना, तो इसका हम सीधे सीधे ठीक है इसके अभाज्य गुणन निकालते हैं। 2 से कटेगा 70 टाइम्स, 2 से ये आपका 35 टाइम्स, फिर ये आपका जाएगा 5 से 7 टाइम्स, और 7 से 1 टाइम। तो स्टूडेंट्स ये एक जो है वो आपकी एक भाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, और इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 140 को हम क्या लिख लेंगे, इसके गुणनखंड ये आए हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। तो हमने भाज्य संख्या को क्या कर दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसका भी देखें तो इसको भी अगर हम निकालें 90 का हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त। 2 से जाएगा ये 45 टाइम्स, 3 से ये 15 टाइम्स, फिर 3 से ये 5 टाइम्स, और 5 से ये 1 टाइम। तो स्टूडेंट 90 भी आपकी एक क्या है, भाज्य संख्या है, और इसको हम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, मैं आपको भी आगे बताऊंगी। वो नंबर जिनके जो या तो खुद के टेबल में आता हो या केवल 1 के टेबल में आता हो। ठीक है, आगे मैं अच्छे से आपको लिखवा दूंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, हमने भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये थ्योरी आपको पता होना बहुत जरूरी था। आगे चलते हैं हम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो वो इटसेल्फ यानी कि स्वयं के टेबल में आते हैं, ठीक है, जो या तो खुद से कटे या केवल 1 से। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि मतलब आप इसमें एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं कि जो संख्या ठीक है स्वयं से व 1 से विभाजित हो, ठीक है, 1 से विभाजित हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कैसे 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, 11 हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, ये होते हैं अभाज्य संख्याएं। तो स्टूडेंट जब आप आगे के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये थ्योरी पता होना चाहिए, नंबर्स पता होना चाहिए कि ये संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 4 हो गया, क्योंकि अगर हम 4 के गुणनखंड देखें तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और इटसेल्फ 4 के टेबल में आता है। तो इसके गुणनखंड 3 आए यानी कि 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या। दूसरी आप 6 नंबर ले लें, ठीक है, इसका ये किसके टेबल में आता है, 1 के में तो सभी नंबर आते हैं, तो 1 के में भी आएगा, ये 2 के में आता है, 3 के में आता है, और खुद के टेबल में आता है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या हो गया आपका, ये भी संख्या आपकी भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि √2 √3 √5 की अपरिमेय संख्याएं, उनमें ये थ्योरी यूज होती है स्टूडेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब यहाँ पे सीखते हैं हम एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, वो भी कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, जैसे 40 के निकालेंगे हम, मैंने यहाँ पे 2 संख्याएं ली हैं, 40 व 60 का एलसीएम भी ज्ञात करो, एचसीएफ भी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल। देखिए तो 2 से जाएगा 20 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा ये 10 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा ये आपका 5 टाइम्स, ठीक है, और फिर ये एंड में 5 से ही जाएगा। जब आपका 1 आ जाता है एंड में
तो उसके समझिए कि अब उसके आगे फैक्टर्स नहीं हो सकते, वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट 40 के हम यहाँ पे लिखेंगे। 40 के कितने कितने हैं आपके अभाज्य। देखो ये थ्योरी यूज हो रही है ना कि भाज्य संख्या और इसके हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में से व्यक्त किया। ठीक है, उसी के फिर आगे स्टेप अप्लाई होते हैं एलसीएम के लिए कि एलसीएम का क्या स्टेप होगा निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमने ये इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए इसके। ठीक है, इसी प्रकार हम 60 के भी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 60 के भी करेंगे। ठीक है, तो 2 से जाएगा 30 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 15 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा आपका 5 टाइम्स और 5 से जाएगा ये आपका 1 टाइम। ठीक है, तो 60 यहाँ पे लिख करके यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, जब हम एलसीएम निकालते हैं यानी कि लैसे निकालते हैं, ठीक है, आप लैसे और एलसीएम दोनों के बोलने की प्रैक्टिस अच्छे से रखें। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब हम एलसीएम निकालते हैं ना तो क्या होता है कि जो कॉमन नंबर होते हैं, कॉमन नंबर उनकी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होते, ठीक है, उनको हम ऐसे का ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन जब जो नंबर नहीं होगा, मैं आपको आगे लिख के भी समझाऊंगी वाली बात, तो आप यहाँ पे लिखें कि जो उभयनिष्ठ संख्या होगी, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन, उभयनिष्ठ संख्या की आपको उच्चतम पावर लेनी है। उच्चतम पावर का मतलब हाईएस्ट पावर, उच्चतम घात लेनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम पावर की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 है इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर आप 2 लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या बताया, अब आप एलसीएम निकालिए। मैंने क्या बताया, जो उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ यहाँ पे 2 है, तो दोनों में हाईएस्ट पावर वाला कौन है आपका, 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 में देखिए 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो आप ये नंबर यहाँ से उठा लेंगे। ओके, ये उठा लिया। अब जो कॉमन नहीं है उनको आप, अब एक तो कॉमन ये भी है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे का सीधे, भाई 5 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ना तो इसमें कोई उच्चतम है ना ही यहाँ पे निम्न है पावर में देखें। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का 5 आप ऐसे ले लेंगे, और जो बाबू आपका अनकॉमन रहता है उसको आप ऐसे का ऐसे ही रख लें। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 है ना। 2 को 3 टाइम्स लिखे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 इंटू 5 इंटू 3, 8 5 जा 40, 43 जा 120, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 120। अब मेरे प्यारे बाबू जब आप निकालेंगे में से क्या होता है, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, जब आप एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है, एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, हिंदी में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है बाबू, जो उभयनिष्ठ होता है आपका उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ केवल इसमें उभयनिष्ठ ही लेते हैं। एलसीएम के अंदर हमने उभयनिष्ठ और यानी कि कॉमन, और जो कॉमन नहीं थे वो दोनों नंबर लिए, और कॉमन की हमने हाईएस्ट पावर ली। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, इसमें केवल हम उभयनिष्ठ लेते हैं, और उभयनिष्ठ की भी हम निम्नतम घात लेते हैं। उभयनिष्ठ संख्या की निम्नतम घात, निम्नतम घात मेरे प्यारे बाबू। अब आप निकालने की कोशिश करें। देखिए मैंने यहाँ पे पावर की फॉर्म में इसलिए लिखा था जिससे कि आप आराम से चयन कर सके कि ठीक है लोएस्ट पावर क्या है हमारी, हाईएस्ट पावर क्या है। अब देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 कॉमन है, ठीक है, एक 5 भी कॉमन है हमारा। ठीक है, तो अब देखो जो कॉमन है इनमें पावर देखो, कम वाली पावर आपको लेनी है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में कौन कम है, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे आप 2 की पावर 2 ले लेंगे इंटू 5 कॉमन है, अब यहाँ पे दोनों की पावर सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 का 5 ऐसे ले लेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 कितना होगा 4 इंटू 5, तो 5 4 से 20 इसका एचसीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में निकालने के लिए आएंगे आपके, ठीक है, कि मतलब आपका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये वाला एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, इसमें आप एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप करेंगे सेल्फ, ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए स्टूडेंट, एक इसमें आता है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण, इस पे आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मार्क कर लेंगे। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है हमारा एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या दूसरी संख्या में जो संबंध होता है फॉर्मूले के बेस पे वो होता है एलसीएम गुणा मतलब एलसीएम यानी कि लेस है गुणा में से
बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लेस और मैसे का गुणनफल बराबर होता है, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बिल्कुल बराबर। इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लेस गुणा मैसे बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एग्जाम्पल की, इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, या तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है, वो भी 1 मार्क के लिए, या फिर आपका वेरी शॉर्ट में, ठीक है, 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन अक्सर। मैं अब आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी क्वेश्चन हमें ये कैसे करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बाबू, अब मैंने यहाँ पे संख्या ले ली, पहली संख्या जो मैंने ली यहाँ पे, पहली संख्या, ठीक है, वो मैंने ले ली 60, ठीक है, और मैंने बाबू दूसरी संख्या ले ली, दूसरी संख्या ले ली मैंने 420, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या काम हुआ कि यहाँ पे जो है आपसे ले से बोल दिया कि ले से निकालो भाई, ठीक है, और मैं से आपको दे दिया जाए, ठीक है, मैं से क्या होगा यहाँ से आपका 60 ही हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं से हम निकाल लेते हैं इनका, मैं से क्या होगा वैसे, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट हमको नंबर पता होना चाहिए, वरना गलत ले लेंगे तो हम फिर गलत ही आंसर आएगा। तो ये 7 टाइम्स, तो इसका 60 ही आएगा मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। तो अब देखिए ये में से आ चुका है हमारा, ठीक है। तो अब ये आपके पास 3 चीजें प्रेजेंट है और चौथी चीज आपसे निकलवा ली। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट एग्जाम में, ठीक है, तो इसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे बाबू, कि ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो अब ले से कितना बाबू आपका, आपको निकालना है, तो आप ले से को ऐसे कैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब आप, ठीक है, अब आप ले लेंगे में से कितना बाबू 60 बराबर पहली संख्या कितनी है बाबू आपकी 60, ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है आपकी 420। अब बाबू ये गुणा में है, तो जब ये इज इक्वल को क्रॉस करेगा ना, इधर जाएगा ये, तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 60 गुणा 420 बटा 60, 60 से 60 खत्म हो गया, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे बाबू, आपका लेस आ गया इसमें 420, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, आपको जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बिल्कुल भी निकाल के ना देखें, इस सूत्र का प्रयोग करें, ठीक है। चलिए अब बाबू आगे चलते हैं, इस टॉपिक को आप जरूर बहुत अच्छी तरीके से मतलब आप जो है मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बाबू, इतना इंपॉर्टेंट कि हर साल पूछा जाता है आपसे बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बाबू इसे हम कैसे करेंगे, देखो स्ट्रेटेजी सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, √2 √3 √5, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको हर बार रखा हुआ मिलता है ऐसे का ऐसे ही। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है स्टूडेंट करने की, कि सबसे पहले हमें ये अपरिमेय सिद्ध करनी है। तो अपरिमेय का अपोजिट क्या होता है, परिमेय। भाई वास्तविक संख्या या तो आपकी परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, ठीक है। हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है तो अपरिमेय का उल्टा हमें परिमेय लेना पड़ेगा। तो हम इसको सबसे पहले मानते हैं परिमेय, ठीक है, कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे प्यारे बाबू, परिमेय संख्या। मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे इसमें एक स्ट्रेटेजी होगी हमारी, अपरिमेय से अपोजिट हम परिमेय मानेंगे, इस परिमेय को ही हम सॉल्यूशन के अंदर रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। तो जब आपकी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होगी तो वो क्या होगी, अपरिमेय होगी, क्योंकि मैंने 2 टाइप्स में आपको लिखवाए थे वास्तविक संख्या के परिमेय या अपरिमेय। क्योंकि परिमेय नहीं होगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, ठीक है। तो मान लेते हैं, जब हमने परिमेय मान लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 = P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जो P व Q है वो आपकी क्या है, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने आपको यह भी नहीं बताया सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो बाबू सह अभाज्य संख्याएं वो आपकी होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, केवल 1 होता है, ठीक है। ये हमने इनको मान लिया कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल 1 है। अच्छा अब इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 1 मान के, P की 1 में करेंगे तो P आएगा,
रूट टू की क्यू में करेंगे तो आपका रूट टू क्यू आएगा। ठीक है, अच्छा अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, आगे मान लेना यहाँ पे वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर वो भी दोनों पक्षों करना है। तो पी का वर्ग कितना होगा, पी स्क्वायर, रूट टू का वर्ग कितना होगा मेरे प्यारे बाबू, टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आके बाबू कैसा होगा, ये डिवीजन में पी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल क्यू स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बाबू आप यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, आप यहाँ पे इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप एक थ्योरी लिखेंगे मेरे प्यारे बाबू कि पी स्क्वायर टू से विभाजित है। ठीक है, अब जब किसी नंबर का स्क्वायर किसी से विभाजित होता है ना, तो वो सिंपल नंबर भी विदाउट स्क्वायर भी, यानी कि पी विदाउट स्क्वायर क्या हुआ आपका पी, तो वो भी उस नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। तो पी स्क्वायर यहाँ पे ये हो गया गलत, ये टू से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी भी टू से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, जब भाई टू से पी पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, तो टू इसका क्या होगा, गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अतः टू पी का गुणनखंड है। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, गुणनखंड है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे मानेंगे आप P इज इक्वल टू आर मानेंगे। अब यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आर एक कोई अदर पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। तो बाबू अब इसको आप पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, तो इसमें रख दीजिए आप। तो P क्या है आपका 2r, तो P की जगह पे 2r, P का वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग हो गया, यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, इसका वर्ग खोलिए आप, 2 का वर्ग क्या होगा 4, r का वर्ग r स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 क्यू स्क्वायर। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, इट इम्प्लाइज यहाँ पे बचेगा आपका 2r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 को मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा ये आपका। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे वही थ्योरी लिखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम जो आपने पी के लिए लिखी, कि पी जो सॉरी क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। ठीक है, तो अब विदाउट स्क्वायर भी, यानी विदाउट स्क्वायर क्या होगा आपका क्यू भी 2 से विभाजित है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, जब 2 से क्यू कट रहा है तो 2 जो है वो क्यू का आपका गुणनखंड होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बाबू, ठीक है, इसको आप 2 माने। अब ये वाले रिजल्ट को अतः 2 क्यू का गुणनखंड है। अब मेरे प्यारे बाबू इस रिजल्ट को आप 3 माने। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि 2 और 3 से, रिजल्ट 2 और 3 से भाई 2 जो है वो P का भी गुणनखंड है, Q का भी गुणनखंड है। तो P Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे 2 हुआ नहीं हुआ है ना। तो निष्कर्ष में क्या निकला कि 2 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मेरे प्यारे बाबू इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, हमें थ्योरी से ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और न्यूमेरिकल हमारे इसमें मतलब जो है हमारे सॉल्व करने वाला जो मटेरियल है वो हमारा बहुत कम है। बट आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत जल्द अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बाबू अभी रिजल्ट हमारा निकल चुका है कि 2 जो है वो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बट आपने क्या माना था P व Q को, कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विरोधाभास हुआ, विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई नहीं हुई। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, परंतु यह जो स्टेटमेंट है, ठीक है, यह जो कथन है, यह कथन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और यह विरोधाभास हमें क्यों हो रहा है, हमारी गलत परिकल्पना के कारण, कि हमने √2 को जो परि में माना था
उसके कारण हमारे ये विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जो आप मान के चले थे वो स्टेटमेंट आपका फेल हो गया, विरोध हो गया इस बात का, तो कि हमने माना था पी और क्यू केवल एक ही गुणनखंड है, इसका उभयनिष्ठ जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल एक है, लेकिन हमारा क्या आ गया रिजल्ट में कि इनका जो है ना 1 के अलावा भी कोई एक ऐसा नंबर है 2 जो दोनों ही नंबर का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यह विरोधाभास की स्थिति, यह विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत परिकल्पना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, गलत परिकल्पना हमारी क्या थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, के कारण उत्पन्न हुई है। अतः निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बाबू ये हमारा अब प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड। ठीक है, यही हमको इसमें प्रूव करना था। तो मेरे प्यारे बाबू अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये आपका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और ये एग्जाम्पल है। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा आज की इस क्लास में। मेरे प्यारे बाबू अब हम आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ में आया और आप एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे प्यारे बाबू कॉपी में अच्छी तरीके से समझ के 1 से 2 बार जरूर लिखें कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है वो क्या कहती है। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करके उसे 1 से 2 बार लिखें और बहुत ही सुंदर नोट्स बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। जब आप रिवीजन लगाएंगे तो आपको चीज़ें बोल्ड होकर दिखेंगी, हाईलाइट होकर दिखेंगी अच्छे से, अगर आप अच्छे नोट्स बनाते हैं। तो बाबू मेरे साथ आप कंटिन्यू रहिए, अगली क्लास में हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।